Assalamualaikum everyone. Today we will discuss Cushing syndrome, which means increased level of cortisol hormone. Cortisol is hormone that is secreted by the adrenal glands. Adrenal glands की 3 layers होती हैं, glomerulosa, fasciculata and reticularis. ये fasciculata लेयर से रिलीज होता है cortisol. अब 4 रीजंस हो सकती हैं cortisol के इंक्रीज रिलीज की. ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है. हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है. It stimulates the pituitary to release ACTH and it activates the adrenal glands to release cortisol. अब या तो पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज रिलीज कर दे ACTH की, एक रीज़न ये हो गई, या फिर एड्रीनल ग्लैंड्स का कोई एडिनोमा है, हाइपरप्लेजिया है या कार्सिनोमा है तो वो कुशिंग कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर दे. दूसरी रीज़न ये हो गई. तीसरी रीज़न होती है कोई पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या ब्रोंकियल कार्सिनोमा है तो उसकी वजह से ACTH रिलीज़ हो रहा है और वो कुशिंग कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है. और चौथी चीज़ होती है पेशेंट एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स ले रहा है. सो दीज आर दी 4 मेन कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल. अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें, सबसे पहले अगर एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स देखें, अगर कोई पेशेंट बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, सपोज पेशेंट इज़ टेकिंग एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स, तो वो क्या करेंगे, फीडबैक इनहिबिशन से ACTH का लेवल कम कर देंगे. ACTH का लेवल जब कम होगा तो वो एड्रीनल ग्लैंड्स की, दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स की एट्रोफी कर देंगे. एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू ACTH का लेवल कम कर देते हैं एंड दे कॉज बायलेटरल adrenal atrophy and they are the most common cause of Cushing syndrome. नेक्स्ट हम देखें सेकंड कॉजेस प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा. अब एड्रीनल ग्लैंड्स तो 2 हैं हमारे पास, ठीक है, 2 एड्रीनल ग्लैंड्स हैं. अब इनमें से एक का ही कार्सिनोमा या हाइपरप्लेजिया होगा जो कि ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ करा है. अब ज़्यादा कॉर्टिसोल जब फॉर एग्जांपल ये रिलीज़ करा है तो ये जाके इनहिबिट कर देगा ACTH को. ACTH इनहिबिट हो गया तो वो क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन से ACTH कम हो गया तो वो आगे स्टिमुलेट नहीं करेगा एड्रीनल ग्लैंड्स को. जिसमें तो मसला था, जिसका हाइपरप्लेजिया था वो तो वैसे रहेगा, लेकिन जो अनइन्वॉल्व्ड ग्लैंड था उसकी हो जाएगी एट्रोफी. सो इन केसेस ऑफ प्राइमरी एडिनोमा और हाइपरप्लेजिया or carcinoma, there will be decreased level of ACTH and there will be atrophy of the uninvolved gland. थर्ड कॉज अगर हम देखें दैट इज़ द पिट्यूटरी एडिनोमा. ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा को हमने स्पेसिफिकली एक नाम दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कुशिंग डिजीज़. इस पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिक्रेटिंग ACTH, पिट्यूटरी का एडिनोमा है वो ACTH सिक्रेट कर रहा है, इट इज़ नोन एज कुशिंग डिजीज़. और बाकी रीजंस की वजह से अगर ACTH ज़्यादा हो रहा है तो इट इज़ नोन एज कुशिंग सिंड्रोम. दैट इज़ द थर्ड कॉज. उसके बाद फोर्थ कॉज रह गई है पैरानियोप्लास्टिक. पैरानियोप्लास्टिक में ACTH की सिक्रेशन हो रही है. न्यूप्लेजिया कहीं और है, लंग्स में हो सकता है, स्मॉल सा लंग कार्सिनोमा, एयरवेज का कार्सिनोमा हो सकता है, ब्रोंकियल कार्सिनोइड, वहाँ से ACTH सिक्रीट हो रहा है एंड दैट इज़ कॉजिंग कुशिंग सिंड्रोम. अब क्या होगा कि ये तो ACTH सिक्रीट करी जा रहा है, ठीक है, ACTH सिक्रीट हो ही जा रहा है, फीडबैक इनहिबिशन का तो इसमें कोई सिस्टम नहीं है और ये इंक्रीज़ करी जा रहा है ACTH के लेवल को. तो इसमें ACTH का लेवल इंक्रीज़ हो जा रहा है, ये एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करी जा रहा है टू इंक्रीज़ द लेवल ऑफ कोर्टिसोल. तो इसमें दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा. सो इन केसेस ऑफ पैरानियोप्लास्टिक ACTH secretion there will be bilateral adrenal hyperplasia. And Cushing disease is the most common cause of endogenous causes of Cushing syndrome. यानी अगर हमसे पूछें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम क्या है, दैट विल बी एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स. लेकिन अगर पूछें व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोजेनस कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, दैट विल बी कुशिंग डिजीज़, मीन्स द पिट्यूटरी एडिनोमा. उसके बाद हम इसके देख लेते हैं फाइंडिंग्स.
फाइंडिंग्स के इसमें निमोनिक दिया हुआ है मून फिशेस। सबसे पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये किस तरह से करेगा, इसमें एक तो इंट्रिंसिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है, सॉल्ट वाटर रिटेंशन, बेजो एक्टिव सब्सटेंस से ज़्यादा करवा देगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा करवा देगा, बेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो बीपी ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा, हमने पहले ही देख लिया था। कोर्टिसोल इज़ अ डायबेटोजेनिक हार्मोन, बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करना होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, लिपोलिसिस प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी, इंसुलिन की रेजिस्टेंस फिर एक लेवल पर डिवेल्प हो जाएगी एंड पेशेंट विल डिवेल्प डायबिटीज़। इसमें डायबिटीज़ डेवलप होती है, इन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर होता है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। थर्ड, हाइपरलिपिडीमिया, इसमें क्या होता है कि ये जो है ना लिवर को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स और लिपोलिसिस भी करवाता है। उसके बाद ओबेसिटी, ओबेसिटी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इसमें ट्रंकल ओबेसिटी होती है, यानी एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। सारा फैट जो है वो एब्डोमेन में आके एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्सट्रीमिटीज़ की वेस्टिंग होती है ड्यू टू प्रोटियोलाइसिस, यानी यहाँ से एब्डोमिनल ओबेसिटी होगी और एक्सट्रीमिटीज़ की वेस्टिंग होगी। एंड देयर विल बी कैरेक्टरिस्टिक राउंड मून फेशिस, इस तरह से फेस होगा पेशेंट का, लाइक अ मून, राउंड फेस होगा उसका। डोर्सो सर्वाइकल फैट होगा, यानी फैट की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ना अनइवन होती है, एब्डोमेन में चला जाता है, नेक की पिछली साइड पे चला जाता है डोर्सो सर्वाइकल रीजन में, यानी नेक की पिछली साइड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड ऐसा लगेगा जैसे बफलो हम्प है। उसके बाद ऑस्टियोप्रोसिस करवाता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम करवा देगा, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा करवा देगा, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम करवा देगा। न्यूरोसाइकेट्रिक, इसमें सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी एंड दे आर वेरी कॉमन इन कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि जब कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है तो ये ब्रेन में चेंजेस करता है, उसके स्ट्रक्चर में, प्रोसेसिंग और रेगुलेशन में, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो पहले ही आ जाएँ एज़ कम्पेयर टू द फिज़िकल सिम्टम, यानी फिज़िकल सिम्टम्स आने से पहले ही पेशेंट को डिप्रेशन और एंग्जाइटी वगैरह होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट इज़ फेशियल प्लेथोरा, इसमें क्या होता है फेस की स्वेलिंग हो जाती है और फ्लश्ड फेस होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। एंड्रोजन एक्सेस हमने यहाँ पर देखा था क्योंकि इनका प्रिकर्सर सेम है ना, ये जीएफआर जो हमने देखा था, वेसिकुलेटा से कोर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, रेटिकुलरिस से एंड्रोजन, इन दोनों का जो प्राइमरी रेगुलेटर है वो एसीटीएच होता है और सीआरएच होता है। अगर एसीटीएच ज़्यादा है, वो कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एंड्रोजन्स भी तो ज़्यादा सिक्रीट करेगा ना, तो एंड्रोजन की एक्सेस की वजह से हमें मिलेगा हिर्सुटिज्म और एक्नी। कैटरेक्ट्स करवा देगा क्योंकि ये जो लेंस की प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देगा। इम्यूनो सप्रेशन करवाएगा, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी एक्टिवेशन कम करवा देगा, एक्टिविटी कम करवा देगा। इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन कम करवा देगा जो कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इकाइमोसिस करवा देगा, इजी ब्रूजिंग होगी, जैसे नील पड़े होते हैं बॉडी पे, क्योंकि ये कोलेजन की ब्रेकडाउन करवा देता है ना, जिसकी वजह से स्किन बहुत थिन हो जाती है, प्रोन हो जाती है टू ब्रूजिंग इवन विद माइनर ट्रॉमास। स्किन में चेंजेस हैं वहीं थिनिंग हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज कोलेजन एंड स्ट्राया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्या होता है कि जब फ्रेजाइल स्किन स्ट्रेच होगी ना, स्किन थिन है और जब वो स्ट्रेच होगी तो जो वीनस ब्लड होगा डर्मिस में वो अपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। वीनस ब्लड जो है वो ब्लू सा होता है ना, वो जब अपेरेंट होगा तो उसकी वजह से हमें पर्पल और रेडिश ह्यू मिलेगा। इस तरह से हमें पर्पल या रेड कलर के या ब्लू कलर के स्ट्राया मिलेंगे। दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी बिकॉज मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाता है। इसके अलावा हमने देखा था जो एमएसएच है, एसीटीएच है और एंडोर्फिन है, इनका प्रिकर्सर सेम होता है। अगर एसीटीएच ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो एमएसएच भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और एमएसएच मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाता है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होगी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, दे आर ट्रंकल ओबेसिटी एंड राउंड मून फेशिस, बफलो हम्प, स्ट्राया, पर्पल या ब्लू स्ट्राया, और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है इसका एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, यानी डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है। ये हमें कुशिंग सिंड्रोम में मिलती है और दूसरा हमें मिलती है पीसीओएस में।
उसके बाद हमने देखनी है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। इंक्रीज़ फ्री कॉर्टिसोल ऑन 24 आवर यूरिन एनालिसिस, यानी एक तो हमने फ्री कॉर्टिसोल लेवल देखना है 24 आवर यूरिन एनालिसिस पे, एंड दैट इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट टू कंफर्म दी कुशिंग सिंड्रोम। उसके बाद हमने लेट नाइट स्लाइवरी कॉर्टिसोल करवाना है, और इसके अलावा हमने लो डोज ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाना है। अब सबसे पहले तो हमने ये करवा लिया ना, 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल करवाया और लेट नाइट स्लाइवरी कॉर्टिसोल करवाया। अगर इसमें दोनों में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ आ गया तो हमें पता चल गया कि पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है। अब हमने देखना है कि ये ACTH डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टोटल 4 कॉजेज़ थे, जिसमें से 2 ACTH डिपेंडेंट हैं और 2 ACTH इंडिपेंडेंट हैं। ACTH इंडिपेंडेंट में एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स और एड्रेनल ट्यूमर्स है, और इंडिपेंडेंट में एक्टोपिक सोर्स है और कुशिंग डिजीज़ है। तो इनको अब हमने डिफरेंशिएट करने के लिए उसको देना है 1 mg यानी लो डोज़ ओवरनाइट डेक्सामेथासोन दे देना है हमने उसको रात को 1 mg। डेक्सामेथासोन बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, कोर्टिसोल है। तो नॉर्मल तो ये होना चाहिए कि जब हम कोर्टिसोल दें तो ACTH का लेवल कम होना चाहिए फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू। तो अगर तो पेशेंट एक्सोजेनस को स्टेरॉइड ले रहा है या एड्रीनल ट्यूमर है उसको, ठीक है, वो बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है या उसको एड्रीनल कोई ग्लैंड है, ट्यूमर है, तो वो क्या करेगा, ACTH की सप्रेशन करवा देगा। ठीक है, अगर कॉर्टिकॉइड्स देने से सप्रेशन हो गई है, दैट मीन्स ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है, उसको इन दोनों में से कोई मसला है। तो फिर हम क्या करेंगे, एड्रीनल CT करवा लेंगे कंफर्म करने के लिए। अगर वो सप्रेस नहीं हुआ, वो एलिवेटेड ही रहा है, इसका क्या मतलब है कि या तो पिट्यूटरी का कोई मसला है या कोई एक्टोपिक सोर्स है। मतलब ये कि पिट्यूटरी जो है वो खुद ही सिक्रीट करी जा रहा है ACTH, तो आप जितना मर्ज़ी कॉर्टिसोल दे दें वो सप्रेस होगा ही नहीं। इसके अलावा स्मॉल सेल अगर लंग कार्सिनोमा है, कोई एक्टोपिक सोर्स है, वो खुद ही ACTH सिक्रीट करी जा रहा है, तो आप जितना मर्ज़ी कॉर्टिसोल दे देंगे तो सप्रेस ही नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कोई कॉज़ है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम मज़ीद 2 टेस्ट करते हैं, हाई डोज़ डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट और CRH स्टिमुलेशन टेस्ट। अब लो डोज़ पे तो पिट्यूटरी की फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगी, लेकिन हाई डोज़ जब हम देंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, हाई डोज़ पे कॉर्टिसोल दे दिया हमने, हाई डोज़ पे कॉर्टिसोल दिया हमने, ठीक है, पेशेंट को, तो उससे क्या होगा कि ACTH की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। ACTH इनहिबिट होगा तो कॉर्टिसोल भी इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, ACTH का लेवल भी कम हो जाएगा और कॉर्टिसोल का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कुशिंग डिजीज़ है। एक और टेस्ट होता है CRH स्टिमुलेशन टेस्ट। जब CRH को स्टिमुलेट करेंगे, CRH का लेवल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ACTH भी ज़्यादा हो जाएगा और कोर्टिसोल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि कुशिंग डिजीज़ ही है पेशेंट को, तो फिर हम MRI करवा लेंगे पिट्यूटरी का। उसके बाद एक रह जाता है एक्टोपिक सोर्स। जब हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन देंगे तो इसमें ACTH या कोर्टिसोल सिक्रीशन में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसका इस एक्सिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो खुद अपना सिक्रीट करी जा रहा है ACTH, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप बाहर से ग्लूकोकॉर्ड दें या ना दें। इसके अलावा जब आप CRH स्टिमुलेशन भी देंगे तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो उससे ACTH ज़्यादा होगा, ना कोर्टिसोल ज़्यादा होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई और सोर्स है, किसी और जगह से ACTH सिक्रीट हो रहा है। तो फिर हम CT करवाएँगे एब्डोमेन का, पेल्विस का या फिर चेस्ट का, टू आइडेंटिफाई द ट्यूमर। नेक्स्ट इज़ द नेल्सन सिंड्रोम। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी। बेसिकली पेशेंट को थी कुशिंग डिजीज़ और हमने उसके दोनों एड्रेनल ग्लैंड्स को रिमूव कर दिया, बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी कर दी। ठीक है? तो अब मसला क्या था, पेशेंट को साथ पिट्यूटरी एडिनोमा भी था पहले से ही, प्री एक्जिस्टिंग ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा था। तो अब वो एडिनोमा जो है वो ACTH सिक्रीट करी जा रहा है, ठीक है। अब एक तो CRH है, उसको भी फीडबैक इनहिबिशन नहीं मिल रही, आगे से पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का भी एडिनोमा है, वो भी ACTH सिक्रीट करी जा रहा है। आगे ग्लैंड्स हमने रिमूव कर दिए, वो नहीं प्रोड्यूस कर रहे कोर्टिसोल, ना वो कोई फीडबैक इनहिबिशन दे रहे हैं, और ये जो है दोनों की वजह से जो है वो ACTH का लेवल बहुत ज़्यादा रेज़ कर गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक तो हमें ACTH का लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा ड्यू टू ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। दूसरा इसमें हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, ACTH ज़्यादा है, MSH भी ज़्यादा होगा, और फिर हमें इसमें हाइपर पिगमेंटेशन भी मिलेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमें पता है इसका जब साइज़ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वो भी पड़ा होता है ना, ओपिक कियास्मा, तो उसकी वजह से फिर मैस इफेक्ट्स आएँगे, बायलेटरल हेमिनोपिया होगा, पेशेंट को हेडेक होगी। ठीक है, तो इसमें भी हम ट्रीटमेंट फिर यही है कि हम भी ट्रांसफिनाइडल रिसेक्शन कर देंगे या पोस्ट ऑपरेटिव पिट्यूटरी इरिडिएशन कर देंगे फॉर रेसिडुअल ट्यूमर। तो इसमें जो हमें ट्राइड मिलता है दैट इज़ इंक्रीज ACTH, पिट्यूटरी एडिनोमा एंड हाइपर पिगमेंटेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट कुशिंग सिंड्रोम एंड नेल्सन सिंड्रोम।